गुड इवनिंग दोस्तों। एनसीईआरटी की सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। आज पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 5 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत सारे नोट्स आपके बनेंगे और बहुत कुछ इसमें से आ सकता है, पर सीधे सीधे नहीं, घुमा फिरा के। तो ये चैप्टर जो है आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो चैप्टर का नेम है न्यायपालिका। चलिए, तो जल्दी से जो ये चीज़ है न्यायपालिका क्या है इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। वैसे तो आप सभी जानते हैं न्यायपालिका, लेकिन एनसीईआरटी थोड़ा सा बैक से स्टार्ट करती हैं, यानी कि हाँ होना भी चाहिए कि हमें प्रीवियस क्या याद है। अखबार पर नज़र डालते ही आपको देश भर की अदालतों द्वारा किए जा रहे कामों की झलक मिलती है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि हमें इन अदालतों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसा कि आप इकाई 2 में पढ़ चुके हैं कि हमारे देश में कानून का शासन चलता है। इसका मतलब यह है कि सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं, इसे हम सबको पता है। और जब हम किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है हमारे द्वारा या कोई भी करता है, तो एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं जहां नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं। सरकार का अंग होने के नाते न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने के लिए अहम भूमिका निभाती है। इस भूमिका को केवल इसलिए निभा पाती है क्योंकि यह स्वतंत्र है। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब क्या है? चलिए, क्या आपके आसपास की अदालत और नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय के बीच में कोई संबंध है? संबंध है। चलिए जवाब ढूंढते हैं हम लोग। न्यायपालिका की क्या भूमिका है? अदालतें बहुत सारे मुद्दों पर फैसला सुनाती है। वह यह तय कर सकती है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई करनी चाहिए, पिटाई नहीं करनी चाहिए। वे राज्यों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे पर फैसला दे सकती है। वे किसी अपराध के लिए लोगों को सजा दे सकती है। न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। पहला है हमारा विवादों का बंटवारा। ये जो टॉपिक है ना, ये भी ऑप्शन देके क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके, तो इसको ध्यान से देखिएगा कि न्यायपालिका के कौन कौन से कार्य हैं। विवादों का निपटारा। न्यायिक व्यवस्था नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों और फिर से देख लीजिए विवादों का निपटारा किस किस के बीच में? न्यायिक व्यवस्था नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती है। ठीक है, यानी कि अगर इनमें कोई लड़ाई झगड़ा होगा तो ये उनका निपटारा करती है। न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है, जिसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। ठीक है, ये सेकंड वर्ग। थर्ड क्या है? कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब हमने क्लास 7 की किताब में हाकिमशिप के बारे में पढ़ा था, जो खेतिहर थे, ठीक है, वो चलती हुई ट्रेन से गिरकर घायल हो गए थे। जब कई अस्पतालों ने उनका इलाज करने से इनकार कर दिया तो उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। इसी मामले की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि संविधान के अनुच्छेद, बेटा इसको जरा नोट कर लो, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक, ये नोट करिएगा ना, प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है और इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। ठीक है, फलस्वरूप न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि वह अस्पतालों की लापरवाही के कारण हाकिम शेख को जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा दे। सरकार को यह भी आदेश दिया गया कि वह प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करे और उसमें आपात स्थितियों में रोगियों के इलाज पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। और ये कब था?
1966 में। ठीक है, तो ये आप ये देख लेंगे, समझ लेंगे इसको। ये घुमा के क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से कि अनुच्छेद 21 में क्या है, प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 21 में। अब भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। उसी दिन हमारा देश गणतंत्र बना था। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की भांति ये न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। इसे 1958 में इस इमारत में स्थानांतरित कर दिया गया, चेंज कर दी। अब स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है, चलिए देखते हैं क्या होती है। कल्पना कीजिए कि एक ताकतवर नेता ने आपके परिवार की जमीन पर कब्जा कर लिया है। आप एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहां नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं या उसका तबादला कर सकते हैं। जब आप इस मामले को अदालत में ले जाते हैं तो न्यायाधीश भी नेता की हिमायत करता दिखाई देता है। नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है उसकी वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पाते। स्वतंत्रता का यह अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि वह हमेशा नेता के ही पक्ष में फैसला सुनाए। हम ऐसे बहुत सारे किस्से जानते हैं जहां अमीर और ताकतवर लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय संविधान इस तरह की दखलंदाजी को स्वीकार नहीं करता। इसलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। इस स्वतंत्रता का एक पहलू है शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, जब हमने देखा तो जो सारी विधायिका हैं ये सब लोग अलग अलग कार्य करती हैं, ठीक है, और न्यायपालिका के काम में दखल नहीं देती हैं। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, हाँ हम लोगों ने पढ़ा है ना, यह हमारे संविधान की एक बुनियादी पहलू है। इसका मतलब यह है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकारें अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। अदालतें सरकार के अधीन नहीं हैं और न ही वे सरकार की ओर से काम करती हैं। शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल ना हो। इसलिए एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को हटा पाना बहुत मुश्किल है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है। इसके आधार पर वे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है। न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में भी अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। भारत में अदालतों की संरचना कैसी है, चलिए देख लेते हैं। और ये भी है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए ध्यान से इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हमारे देश में 3 अलग अलग स्तर पर अदालतें होती है। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती हैं। सबसे ऊपर स्तर पर केवल एक ही अदालत है। जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक होता है उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय कहा जाता है। ये अदालतें आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर किसी शहर में होती है। ये बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती है। प्रत्येक राज्य जिलों में बटा हुआ है, ये आप सभी जानते हैं, और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। ठीक है, एक जज होता है, डिस्ट्रिक्ट जज। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है, ये भी आप जानते हैं कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होता है। ये अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होता है। उच्च न्यायालयों के सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह देश की सबसे बड़ी अदालत है जो नई दिल्ली में स्थित है। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मान्य होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट है आपका, और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी हमें पढ़ना है। ये मद्रास का उच्च न्यायालय है। अब ये जो पॉइंट है इसको देखते जाइए, इसको लिखते जाइए, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आता है। उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में की गई। ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं जब हमने पढ़ा था। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ। आज देश भर में 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने? 25 है।
बहुत सारे राज्यों के अपने उच्च न्यायालय हैं, जबकि पंजाब और हरियाणा का एक है। ध्यान रखिएगा, पंजाब और हरियाणा का एक ही है, चंडीगढ़। दूसरी तरफ 4 पूर्वोत्तर राज्यों में असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी में एक ही उच्च न्यायालय है। जनवरी 2019 में आंध्र प्रदेश, अमरावती और तेलंगाना, हैदराबाद में अलग अलग उच्च न्यायालय हैं, क्योंकि 2019 में ये डिवाइड हो गया था ना आंध्र प्रदेश 2 पार्ट में, ठीक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नज़दीक पहुंचने के लिए कुछ उच्च न्यायालयों के राज्य के अन्य हिस्सों में खंडपीठ या बेंचेज है, मतलब उसका एक पार्ट समझ लीजिए। अब चलिए देखते हैं, क्या विभिन्न स्तरों की ये अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? जी हाँ, भारत में हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मान्य होते हैं। इस एकीकरण को समझने के लिए एक अपील की व्यवस्था को देखा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा किया गया फैसला सही नहीं है, तो वह उससे ऊपर अदालत में अपील कर सकता है। अपील की व्यवस्था को समझने के लिए आइए एक मुकदमे पर विचार करें। यह राज्य दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का एक मुकदमा है, जो निचली अदालत के सर्वोच्च न्यायालय से लड़ा गया। मामला क्या है ये भी समझ लेते हैं हम। 1980 के फरवरी महीने में लक्ष्मण कुमार ने 20 वर्षीय सुधा गोयल से विवाह किया। वे दिल्ली में एक फ्लैट में रहते थे, जहां लक्ष्मण के भाई और उनके परिवार भी रहा करते थे। 2 दिसंबर 1980 को सुधा की अस्पताल में मौत हो गई। वह जली हुई थी। सुधा के घर वालों ने अदालत पर मुकदमा दायर कर दिया। जब निचली अदालत के सामने ये मुकदमा आया तो 4 पड़ोसियों को भी गवाह के तौर पर बुलाया गया था। पड़ोसी ने बयान में कहा कि 1 दिसंबर की रात उन्होंने सुधा की चीख सुनी और मामला जानने के लिए वे बलपूर्वक लक्ष्मण के घर में घुसे, जहां उन्होंने देखा कि सुधा की साड़ी से आग की लपटें उठ रही थी। उन्होंने सुधा को एक बोरे में और कंबल में लपेट कर आग बुझाई। सुधा ने उन्हें बताया कि उसकी सास शकुंतला ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला और लक्ष्मण कुमार ने आग लगाई। मुकदमे के दौरान सुधा के परिवार वालों और एक पड़ोसी ने कहा कि सुधा के ससुराल वाले उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करते थे। उनकी मांग थी पहले बच्चे पैदा होने पर उन्हें बड़ी रकम, एक स्कूटर और एक फ्रिज दिया जाए। अपने बचाव में लक्ष्मण और उसकी मां ने कहा सुधा दूध गर्म कर रही थी, तभी उसकी साड़ी में आग लगे। इन सभी बयानों को साक्ष्यों के आधार पर निचली अदालत ने लक्ष्मण और उसकी मां शकुंतला और सुधा के जेठ सुभाष चंद्र को दोषी करार कर दिया और तीनों को मौत की सजा सुनाई। 1983 के नवंबर महीने में तीनों आरोपियों ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी। दोनों तरफ के वकीलों के तर्क सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने फैसला किया कि सुधा की मौत एक दुर्घटना थी। वह मिट्टी के तेल से जल जाने वाले स्टोव से जली थी। अदालत ने लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र तीनों को बरी कर दिया। अब सच क्या है नहीं मालूम हम लोगों को। शायद आपको कक्षा 7 की किताब में महिला आंदोलन पर केंद्रित चित्र निबंध याद होगा। उसने पढ़ा था 1980 के दशक में देश भर में महिला संगठन दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। ये हमने पढ़ा था और उन्हें इस बात का दुख था कि अदालतें इस तरह की घटनाओं में दोषियों को दंडित नहीं कर पा रही। उस न्यायालय के उपरोक्त फैसले ने ऐसी जागरूक महिलाओं को काफी परेशान कर दिया। उन्होंने कई जगह धरने प्रदर्शन किए। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च उच्च न्यायालय में एक अपील दायर कर दी। यह अपील इंडियन फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स नामक संगठन की तरफ से दायर की गई थी। 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां भाई को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई शुरू कर दी। वकीलों के तर्क सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया उच्च न्यायालय के फैसले से एकदम अलग था। सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां को तो दोषी पाया, लेकिन सुभाष चंद्र को आरोपों से बरी कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना दी। विविध व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन सी है? दहेज हत्या का मामला समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है, ये देखो पेडागोजी में आ सकता है। यह है आपराधिक फौजदारी कानून का उल्लंघन है। फौजदारी कानून के अलावा हमारी विधि व्यवस्था दीवानी या सिविल लॉ से संबंधित मामलों को भी देखती है। फौजदारी और दीवानी कानून के बीच फर्क को समझने के लिए नीचे दी गई तालिका को देखो। अब ये दोनों चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं, दीवानी क्या है और फौजदारी क्या है, जो भी आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है।
पहले फौजदारी देख लेते हैं, उसके बाद हम दीवानी आएंगे। ठीक है, फौजदारी कानून क्या है? ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित हैं जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। उदाहरण के लिए चोरी, दहेज के लिए, औरतों को तंग करना, हत्या। नंबर 2 में है, इसमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि FIR दर्ज कराई जाती है। इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेज जा सकता है और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब है दीवानी। इसमें क्या क्या है? इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, कानून में अपराध माना है और यहाँ पे क्या है, व्यक्ति विशेष। उदाहरण के लिए जमीन की बिक्री, चीजों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित विवाद। प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक और किराएदार पर मुकदमा दायर कर सकता है। नंबर 3 है, अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली करे और बकाया किराया चुका दे। ठीक है, अब है, क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? जा सकता है। सिद्धांत है, भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है, न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह न्याय के लिए अदालत में जा सकता है। अदालत की सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध है, लेकिन वास्तव में गरीबों के लिए अदालत में जाना काफ़ी मुश्किल साबित होता है। कानूनी प्रक्रिया में न केवल काफ़ी पैसा और कागजी कार्रवाई की जरूरत पड़ती है, बल्कि उसमें समय भी बहुत लगता है। अगर कोई गरीब आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता है तो उसका पूरा परिवार दिहाड़ी मजदूरी से चलता है, तो अदालत में जाने और इंसाफ पाने के लिए इंसाफ पाने की उम्मीद उसके लिए बहुत ही मुश्किल होती है। सही बात है, वो बेचारा खाएगा कि दौड़ेगा वो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की व्यवस्था विकसित की। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने का प्रयास किया। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या की? जनहित याचिका की व्यवस्था की। कब की? 1980। इसका मोटो क्या था? इसका मोटो ये था ताकि न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच स्थापित हो। ठीक है, न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया था। बंधुआ मजदूर को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने और बिहार में सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का इस्तेमाल किया गया था। क्या आप जानते हैं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन मिड डे मील दिया जाता है, उसकी व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के स्वरूप हुई थी। ओके, ये इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। चित्र 1, 2, 3, 4। पहले चित्र 1, 2, 3, 4 देख लेते हैं हम। पिक्चर 1, फिर ये 2, ये 3 और ये 4। अच्छा, ये क्या क्या है जरा देख लेते हैं इस पिक्चर में। वर्ष 2001 में राजस्थान और उड़ीसा में पड़े सूखे की वजह से लाखों लोगों के सामने भोजन का भारी अभाव पैदा हो गया था। बिल्कुल, सरकारी गोदाम अनाज से भरे थे। बहुत सारा गेहूँ चूहे की भेंट चढ़ गया था, जो हमने पिक्चर 2 में देखा। इस स्थिति को देखते हुए पीपल्स
यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज नामक एक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। याचिका में कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के मौलिक अधिकारों में भोजन का अधिकार भी शामिल है। राज्य की इस दलील को गलत साबित कर दिया गया। उसके पास संसाधन नहीं है। इसका आधार यह था कि सरकारी गोदाम अनाज से भरे हुए थे। तब सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया, सबको भोजन उपलब्ध कराना राज्य का दायित्व है। फिर उसके बाद क्या हुआ, लिहाजा सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि वह नए रोजगार पैदा करे, राशन की सरकारी दुकानों के जरिए सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराए, बच्चों को स्कूल में दोपहर का भोजन दिया जाए। न्यायालय ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में रिपोर्ट करने के लिए 2 खाद्य आयुक्तों को भी नियुक्त किया। आम आदमी के लिए अदालत तक पहुंचना ही न्याय तक पहुंचना होता है। अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या में एक अहम भूमिका निभाती है। जैसा कि उपरोक्त उदाहरण में देखा है कि इस अदालत ने ही संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करने के बाद ये कहा था कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल होता है। इसलिए अदालत ने राज्य को आदेश दिया कि दोपहर के भोजन की योजना यानी कि मिड डे मील सभी लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए। लेकिन अदालत के कुछ फैसले ऐसे भी रहे हैं जिन्हें लोग आम आदमी के लिए नुकसान मानते हैं। उदाहरण के लिए गरीबों के आवास अधिकार जैसे मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि बस्तियां, झुग्गी झोंपड़ियों को बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा दिए गए हाल के फैसलों को पुराने फैसलों के विरुद्ध है। हाल के फैसलों में झुग्गी वासियों को शहर में घुसपैठियों की तरह देखा जा रहा है। अब ये हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम के मुकदमे में न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया। इस फैसले में अदालत ने आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया। नीचे इस फैसले के कुछ अंश दिए गए हैं। इनको पढ़ने से पता चलता है कि न्यायाधीशों ने जीवन के अधिकार को आजीविका के अधिकार से किस तरह जोड़ा। तो ये ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 21 द्वारा दिए गए जीवन के अधिकार का दायरा बहुत व्यापक है। जीवन का मतलब केवल जैविक अस्तित्व बनाए रखने से कहीं ज़्यादा होता है। इसका मतलब केवल ये नहीं है कि कानून के द्वारा तय की गई प्रक्रिया जैसे मृत्युदंड और उसे लागू करने के अलावा और किसी तरीके से किसी की जान नहीं ली जा सकती। जीवन के अधिकार का यह एक आयाम है। इस अधिकार का इतना ही महत्वपूर्ण पहलू आजीविका का अधिकार भी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीने के साधनों यानी आजीविका के बिना नहीं रह सकता। किसी व्यक्ति की पटरी या झुग्गी बस्तियों से उजाड़ देने पर उसकी जीविका के साधन फौरन नष्ट हो जाते हैं। यह एक ऐसी बात है कि हर मामले में साबित करने की जरूरत नहीं है। प्रस्तुत मामले में अनुभाविक साक्ष्यों से यह सिद्ध हो जाता है कि याचिकाकर्ता झुग्गियों और पटरियों पर रहते हैं, क्योंकि वे शहर में छोटे मोटे काम धंधों में लगे रहते हैं। उनके पास रहने की और कोई जगह नहीं होती। वे अपने काम करने की जगह के आसपास किसी पटरी या झुग्गियों में रहने लगते हैं। इसलिए अगर इन्हें पटरी या झुग्गियों से हटा दिया जाए तो उनका रोजगार ही खत्म हो जाएगा। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि याचिकाकर्ता को उजाड़ने से वे अपनी आजीविका से हाथ धो बैठेंगे। इस प्रकार जीवन से भी वंचित हो जाएंगे। सही बात है, जब खाने को नहीं मिलेगा तो फिर कैसे चलेगा काम। जबकि पहले वाले फैसले 1985 में ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम के मुकदमे में फैसला दिया गया था कि झुग्गी वासियों की आजीविका बचाने का प्रयास किया जा रहा था। न्याय तक आम लोगों की पहुंच को प्रभावित करने वाला एक मुद्दा यह है कि मुकदमे की सुनवाई में अदालतें कई साल लगा देती हैं। इसी देरी को ध्यान में रखते हुए अक्सर ये कहा जाता है कि इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल।